वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। और प्रीवियस लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस को दो या दो से ज़्यादा कॉइल को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम जानते ही हैं कि किसी एक सिंगल कॉइल के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसके रिस्पेक्टिवली करंट इंड्यूस होती है जो अपोज करती है उस मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, जो इंड्यूस करंट है वो उसी का अपोज कर रही है। तो वहाँ से हमने निकाला था कि भाई एक सिंगल कॉइल के अंदर ये बिहेवियर है तो उसका अपना मटेरियल की अपोजिंग टेंडेंसी है, और वो उसका मटेरियल अपोजिंग टेंडेंसी वाला सेल्फ इंडक्टेंस है जो उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बताता है, यानी कि किस तरह उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्टिवली ईएमएफ इंड्यूस होगा। वहाँ पर हमारा सोलेनॉइड के रिस्पेक्टिवली जो सेल्फ इंडक्टेंस आया था या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आया था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट L स्क्वायर A अपॉन L। इस एक्सप्रेशन में हम डिपेंडिंग फैक्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार फिर से बता दें कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर उस लूप का ज़्यादा होगा तो जो L है वो ज़्यादा होगा, यानी कि A इंक्रीज करेगा तो L इंक्रीज करेगा। अगर N इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो L इंक्रीज करेगा। तीसरा, अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो L डिक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लक्स लीकेज की पॉसिबिलिटी है, हीटिंग इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है, एनर्जी टोटल की टोटल एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स के ईएमएफ के रिस्पेक्टिवली इंड्यूस नहीं होगी, कुछ लीकेज ऑफ फ्लक्स भी होगा और कुछ टेम्परेचर राइजिंग भी होगा, हीटिंग इफेक्ट भी होगा। दैट्स व्हाई इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड the coefficient of self inductance will be reduced। एक हमारा फैक्टर बच गया म्यू नॉट, दैट इज मीडियम। म्यू नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीडियम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी सोलेनॉइड के अंदर, अभी फिलहाल यहां पर वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई मटेरियल डालें मैग्नेटिक, जिसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर अच्छे से मैग्नेटिक मटेरियल देता हो, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर और इंक्रीज कर जाता है। वो जैसे सॉफ्ट आयरन को पढ़ देंगे, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया हमने, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये वो इसी मीडियम की बात कर रहा है कि अगर हम इस मीडियम को यहाँ पर बदल दें, अगर हम कोई मीडियम डाल दें तो हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या चेंज आएगा या सेल्फ इंडक्टेंस में क्या चेंज आएगा? तो डेफिनेट सी बात है, म्यू जो है वो म्यू नॉट म्यू आर से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वाला जो म्यू आर है, तीन तरीके के मटेरियल पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक, या शुरू करते हैं डायमैग्नेटिक से। डायमैग्नेटिक, दूसरे पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक, तीसरे पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक। हालांकि एंटी फेरोमैग्नेटिक ये भी होते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेन जो है वो तीन इन्हीं पे फोकसिंग है। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के लिए जो म्यू आर की वैल्यू है, अगर हम म्यू आर की वैल्यू की बात करें तो म्यू आर की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू अगर हम देखें तो म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और एक कंडीशन आ जाती है ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 के अप्रोक्सीमेट है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है म्यू आर की फेरोमैग्नेटिक के लिए, तो ये वाली म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो यानी कि कुल मिला के ये इससे क्लियर होता है दैट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी
ये रिलेटिव परमेबिलिटी है जो ये बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना स्ट्रांगली बिहेवियर देगा। तो यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सारे दे ही रहे हैं, ये भी मैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ये 1 से लेस देन के केस की वाली बात है। तो यानी कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से लेस है, तो यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर तो देगा लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं देगा। पैरामैग्नेटिक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये अपोजिट देता है, अपोजिट। तो इसीलिए कभी भी हम इस को इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर को रिड्यूस करेगा। ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हम कह रहे हैं सॉफ्ट आयरन, दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कुल मिला के यहाँ अगर हम फॉर्मूले पे बात करें तो L इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसमें कि आपको देखने से पता चल रहा है कि जो L है, न्यू L जो है जिसको हम कह रहे हैं L, वो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा एल नॉट का, और एल नॉट की वैल्यू ये आपकी एल नॉट की वैल्यू है। तो क्लियर है कि अगर हम इसके अंदर इसका मीडियम चेंज कर दें, मीडियम चेंज कैसे कर दें, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो और स्ट्रांग होगा। चलिए ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे की बात जो हम कर रहे हैं, जो हमने ऊपर लिखा है कॉम्बिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कि इनको हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं, या जैसे एक या दो से ज़्यादा कॉइल हो गई तो उसको कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। जैसे हम सबसे पहले हम फर्स्ट इसका है इन सीरीज, इन सीरीज। तो सीरीज में किस तरीके से करते हैं, आपने क्या किया, आपने कॉइल्स ले ली और जिनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आपने इस तरीके से कॉइल को कनेक्ट कर दिया और ये सीरीज में कर दिया, तो होगा क्या, हमने मान लिया कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है। अब करंट यहां से ट्रांसफर होगी, क्लियर। इनमें अपना अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे इसमें E1 हो गया, इसमें E2 हो गया, इसमें E3 हो गया। जैसे जैसे इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ये ईएमएफ इंड्यूस होगा इनके अंदर। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो करंट अमाउंट ऑफ करंट है वो सिमिलरली फ्लो करेगी। आई है सीरीज में, क्योंकि करंट आई करंट जो है वो सिमिलरली सभी में आई करंट फ्लो करेगी, तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सभी में सेम होगी। तो अगर हम इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें तो टोटल ईएमएफ जो भी इस बैटरी का टोटल ईएमएफ ई है, तो उसके अपोजिशन में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं तो उसी स्ट्रेंथ के होंगे सारे, मतलब उनका सम इसके इक्वलेंट होगा। तो अगर हम कहें तो E इज इक्वल टू होगा E1 E2 प्लस E3। अब क्योंकि आपको पता है कि ईएमएफ किसी सिंगल कॉइल के अंदर या सॉलिनॉइड के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल टी, और फाई की वैल्यू हम जानते हैं Li, और क्योंकि अलग अलग है, जैसे E1 है तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो E इज इक्वल टू L डेल आई बाई डेल टी, क्लियर। तो क्योंकि अलग अलग है तो इसी तरीके से E1 कॉइल्स अलग हैं तो दैट इज L1, लेकिन करंट सेम जाएगी। सिमिलरली E2, सिमिलरली E3। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। Put these values इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख दें तो E की वैल्यू L3 सॉरी E की वैल्यू L डेल आई बाई डेल टी इक्वल टू
L1 del I upon del T प्लस L2 del I upon del T प्लस L3 del I upon del T। इनमें से del I upon del T कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर ऐसे फॉर n कॉइल कॉम्बिनेशन, ऐसी n कॉइल्स अगर कॉम्बिनेशन में हो तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? यही बात अगर पैरेलल में की जाए तो पैरेलल में कैसे करेंगे? सेकंड है आपका इन पैरेलल। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कनेक्ट हो गया। करंट जो है वो डिफरेंट ट्रांसफर होगा, I1, I2, I3, इसमें EMF E1। अब देखिए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो यानी कि कुल मिला के क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे EMF है, ये टोटल इस बैटरी का अपना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल उसके रेफरेंस में इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। देखिए, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस अलग अलग है, मान लिया L1 इसमें है, L2 इसमें है, L3 इसमें है, तो क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा दोनों टर्मिनल के बीच में, कहां पर, A और B के बीच में, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से EMF उसी हिसाब से डेवलप होगा, लेकिन करंट एडजस्ट हो जाएगी। क्योंकि मान लिया इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट कम है, तो कम है तो डेफिनेट सी बात है, ऑपोजिशन कम है तो अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा जाएगी इसमें। मान लिया इसका सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट जो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है तो उसमें अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगी, इसका उसी हिसाब से इनके अंदर अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर होगी। तो अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें इसको तो हम कहेंगे कि जो करंट अमाउंट ऑफ करंट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, कॉम्बिनेशन की करंट ये होगी। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। अब क्योंकि फैराडेज लॉ आपको पता है, क्या है फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू L del I अपॉन del T। अब यहाँ के आप ध्यान से देखें तो जो करंट है वो करंट वेरिएट है, तो जब करंट वेरिएट है तो क्या करें, यहाँ पर हम मान लेते हैं E1 इज इक्वल टू L1 और पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पर सारे पोटेंशियल क्या देंगे, E के रेस्पेक्टिवली अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमारे जो वैल्यूज है डेल आई के रेस्पेक्टिवली E del T अपॉन L। सिमिलरली डेल I 1 मान लेते हैं, E del T अपॉन L1, डेल I2 E del T अपॉन L2, सिमिलरली डेल I3 इक्वल टू E del T अपॉन L3। अब इन वैल्यूज को अगर वहां पर रिप्लेस करें तो क्या करें, हम यहाँ पर इन सब का डिफरेंशियल ले लें, dt ले लें और डिफरेंशियल फॉर्म में ले लें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल I इज इक्वल टू डेल I1 प्लस डेल I2 प्लस डेल I3। अब ये वैल्यूज जो डेल I की फॉर्म में हमने निकाली है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, इस जगह कर देते हैं। ये वाली वैल्यू जो आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो डेल आई की जगह आपका आ गया E del T अपॉन L इक्वल टू डेल I1 E del T अपॉन L1 प्लस E del T अपॉन L2 प्लस E del T अपॉन L3।
इसमें से जो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे ई कॉमन लेके ई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। यानी कि सिमिलरली फॉर n कॉइल्स या n टाइप n नंबर ऑफ सोलेनॉइड्स, एक ही बात है, तो 1/L इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 अप टू 1/Ln। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कुछ हमें किसी चीज़ के बारे में जो हम पहले से पढ़ चुके हैं इन्फॉर्मेशन देता है। जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस किसी सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है उसको जो अपोज करने की प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली यही हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है टू चेंज द टू अपोज द चेंज इन फ्लक्स या टू अपोज चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, जो भी मटेरियल की अपोजिंग टेंडेंसी है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस कंबाइन करके सीरीज के अंदर उसके बिहेवियर को, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और ब्लॉकेज ऑफ करंट इंक्रीज कर देता है, इसी तरीके से जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उसके अपोजिशन टेंडेंसी को इंक्रीज करता है और मैक्सिमम वहां पर स्ट्रांगली ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसके रेस्पेक्टिवली हमें जो इंड्यूस करंट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्लियर? और अगर हम उसको पैरेलल में लगा दें तो पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगने के बाद रिड्यूस कर जाता है, करंट को डिफरेंट पाथ मिल जाते हैं और इजीली बिना किसी बहुत कम पोजीशंस के करंट क्या करती है, अलग अलग पाथ से ट्रांसफर कर जाती है। तो जैसे समझिए किसी हाईवे पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा है और हमें उस ट्रैफिक को स्मूथ करना है, तो हम उसके सब में डिवाइड कर देते हैं उस हाईवे पे और कहीं आगे जाकर उस जहाँ पर वो रश खत्म हो जाता है वहाँ पर ज्वाइन करा देते। तो सिमिलरली इसी तरीके से इसमें हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन ज़्यादा करंट अमाउंट पास कर रही है और हमारे पास जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ऑफर्ड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सब वे दे देते हैं। तो इसी तरीके से और प्रैक्टिकल सी बात है, तो सिमिलरली इसी तरीके से ये सेल्फ इंडक्टेंस का काम है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, और आई होप सबको पसंद आए तो प्लीज़ like and subscribe the channels and promote maximum for the maximum deliver for maximum students, and तब तक के लिए bye students।